नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी दिल की बीमारी की, बात होगी कोरोना के बीच हार्ट अटैक से होने वाली मौत की, और ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इस खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कई मरीजों में दिल से जुड़ी बीमारियां देखी जा रही हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोरोना से ठीक हो जाने के बाद मरीज को हार्ट अटैक आ जा रहा है। इनमें से कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें पहले से दिल से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन उन्हें भी हार्ट अटैक हो रहा है। पिछले 1.5-2 दशक में हृदय रोग की समस्याओं में कई गुना वृद्धि हो गई है। यही कारण है कि हार्ट प्रोसीजर एवं सर्जरी के मामले भी बढ़ गए हैं। नई तकनीकों द्वारा सफल इलाज के कारण ऐसे मरीजों की औसत आयु भी बढ़ी है। चुनिंदा रोगियों में कई कारणों से 7 से 12 वर्षों बाद हृदय की समस्याएं फिर से हो जाती हैं, जिसके लिए उन्हें रीडू कार्डियक सर्जरी कराना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में कोरोना के बीच हार्ट की बीमारी ने मेडिकल साइंस के सामने नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। आज के अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर कोरोना के मरीजों को दिल की बीमारी का खतरा क्यों है और किन लक्षणों से जाना जा सकता है कि कोरोना की चपेट में दिल भी आ चुका है। इसी से जुड़े हमारे पास सवाल हैं। आपको बता दें, घर पर दिल की बीमारी का पता कैसे लगाएं, ये सवाल है हमारे आज के। बाईपास सर्जरी सुरक्षित है या स्टेटिंग? ओपन हार्ट सर्जरी से डरने की जरूरत है? और हार्ट की सर्जरी कितनी महंगी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम के जरिए। और सर्जरी के बाद दिनचर्या पर कोई असर पड़ता है? ऑपरेशन के बाद जो खान पान है वो कैसा रखें? महिलाओं में सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी सेफ है, ये भी सवाल जानने की कोशिश करेंगे। घर पर दिल की बीमारी का पता कैसे लगाएं? और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर नीरज कुमार कार्डियोलॉजिस्ट जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब ये देखा जा रहा है कि जो इस बार जो कोरोना वेरिएंट चेंज हुआ सेकेंड वेव में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कभी दिल की बीमारी नहीं थी, लेकिन कोरोना होने के बाद उनमें कई ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या कारण है? सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। हम चाहेंगे आप अपने फोन से अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। ऐसा हाँ जी सर। कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, दोनों में ही ये देखने को मिला है कि कोरोना के बाद जितने भी मरीज हैं उनमें कहीं ना कहीं हार्ट के लक्षण पाए गए हैं। जैसे कि सीने में दर्द होना, सांस फूलना, घबराहट होना, और कुछ लोगों में हार्ट अटैक तक की संभावना हुई है। ये बेसिकली जो हमारा जो कोरोना वायरस था, इसने क्या किया कि जो खून ले जाने वाली धमनियां होती हैं वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, उसके अंदर उसने खून के थक्के जमाए हैं। वही थक्के जब हमारे हार्ट की नसों में, हार्ट की धमनियों में जब ज्यादा मात्रा में जम गए हैं तो उन्होंने हार्ट को परेशान किया, और कुछ हद तक जो है हार्ट अटैक को भी कुछ मरीजों में हार्ट अटैक भी हुआ है। तो एक तो पहला कारण ये। दूसरा कारण इन्होंने हार्ट की वजह से इन्फेक्शन जो हुआ है उसने हार्ट के अंदर सूजन पैदा की है। वो सूजन पैदा करने की वजह से हार्ट के लक्षण बहुत मरीजों में देखे गए हैं। तो ये बिल्कुल एकदम बड़ी गंभीर विषय है कोरोना को लेके कि किस तरह से उसने हार्ट को परेशान किया है। और खासकर एक एज ग्रुप जो कि 40 साल के ऊपर आता है, उसमें कहीं ना कहीं ये हमेशा डर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि हमको हार्ट अटैक हो रहा है या हमको कोई और बीमारी हो गई है। तो ये कोरोना की वजह से इस बार ये समस्या देखने को मिली है। सर, कभी कभी हमें बहुत देर में पता चलता है कि हमें हार्ट की समस्या है। क्या हम घर पर रहकर पहले से नहीं जान सकते कि हमारा दिल कितना सुरक्षित है? घर पर रहकर बीमारी का पता लगाया जा सके, ऐसा कोई तरीका है? जब भी कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो यंग एज में हो या ओल्ड एज में हो, कुछ लक्षण होते हैं जो कि उसको
ग्रेजुअली आते हैं, यानी कि धीमे धीमे उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती रहती है। जैसे कि आपके साथ पहले हम काम करते थे, अपना जो हमारा रूटीन काम है, हमें वो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब हमको लगता है कि नहीं, हम उस काम करने से पहले थक जाते हैं, थकावट आ रही है शरीर के अंदर। दूसरा, सीने में दर्द हो रहा है, एक अजीब सी घबराहट शरीर के अंदर बनी रहती है, हमारी धड़कन तेज हो रही है, कुछ लोगों को बीपी कम या ज्यादा की शिकायत आने लगती है, शरीर में सूजन आने लगती है, एक हल्की सी खांसी शुरू हो जाती है, जो कि लेटने के बाद कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि हम सो ही नहीं पाते हैं। तो ये लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जिसके कि अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे और उनके उसको हम कुछ दिन पहले से कंपेयर करेंगे, तो हमको लगेगा कि नहीं, हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। बस अगर आप इन लक्षणों को उसी समय पर कोई भी मरीज अगर पहचान लेता है और थोड़ा सा ध्यान दे, तो निश्चित रूप से हम हार्ट की बीमारी को बहुत पहले पकड़ सकते हैं। और ये सिंपल तरीका है कि आप बिना डॉक्टर के पास जाए ही आप ये समझ लेंगे कि नहीं, हमारे हार्ट के साथ या हमारे दिल के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है और हमको उसको दिखाना चाहिए। जी जी सर, एक सवाल यह है कि बाईपास सर्जरी जो है और स्टेंटिंग, इन दोनों में क्या फर्क है सर? जी, स्टेंटिंग बेसिकली क्या होता है, जब कोई किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और हम उसका एंजियोग्राफी करके देखते हैं, तो हमको दिखाई पड़ता है कि एक नस, जो हमारे हार्ट की नस है, उसमें किस जगह पे ब्लॉक है। तो उस ब्लॉक को खोलने के लिए हम उसके अंदर एक रिंग जैसा होता है, उसको डाल देते हैं। जैसे कि कोई पाइप है, जो कि पाइप पहले से ब्लॉक है, उसके अंदर हम एक नया पाइप डाल दें, तो क्या होगा कि वो पाइप जो का ब्लॉक खुल जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेंटिंग के पीछे ये एक थ्योरी है। और बाईपास सर्जरी आप ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ पे जैसे हमारे रोड्स होते हैं, हमारे शहर के रोड्स होते हैं, जहाँ पे जाम लगता है, तो हम लोग एक अलग सा सड़क बना देते हैं, उस रोड को टच किए बिना एक नई सड़क बना दी जाती है, जिसको कि बाईपास सड़क बोलते हैं। ऐसे ही बाईपास सर्जरी होती है कि हम लोग उस धमनी को नहीं छूते हैं, जो कि बीमार है, उसकी जगह एक नई धमनी बना देते हैं और उसको वापस ला के उसी धमनी पे जोड़ दिया जाता है। तो जैसे सड़कों का बाईपास होता है, ऐसे ही इसको सिंपल भाषा में हम हार्ट का बाईपास भी कह सकते हैं। जी सर, लोगों में डर बना रहता है बाईपास सर्जरी का नाम सुनते ही, तो सर हम जानना चाहेंगे कि इनमें सुरक्षित क्या है? स्टेंटिंग ज्यादा सुरक्षित है या बाईपास सर्जरी ज्यादा सुरक्षित है? जी, 20 साल पहले पूछा जाता तो ये थोड़ा सा जेन्युइन था, लेकिन अब 20 साल बाद इस सवाल का बहुत ज्यादा मतलब रहा नहीं है। अब जो है, स्टेंटिंग हो या बाईपास सर्जरी हो या ओपन हार्ट सर्जरी, ये सब सर्जरी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनके जो रिजल्ट हैं वो लगभग 99 to 100% तक हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि स्टेंटिंग के बाद या बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी के बाद किसी मरीज में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है। 1000 में कोई 1 या 2 पेशेंट होते हैं जो कि परेशान होते हैं, तो वो एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो उसके लिए अब तो ये डरने वाली बात रही नहीं है। अगर किसी को भी हार्ट की बीमारी है, तो वो निश्चित रूप से बिना डर के और बेहिचक जाके अपना ऑपरेशन करवाए। लेकिन सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओपन हार्ट सर्जरी के नाम सुन के ही डर जाते हैं सर, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, अभी क्या है कि साइंस ने इतना एडवांसमेंट आ गया है। पहले क्या होता था कि ऑपरेशंस बहुत लंबे समय तक चलते थे। दूसरा, हमारे पास जो तकनीक थी वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, क्योंकि हार्ट सर्जरी का जो एरा है वो लगभग 30-40 साल पुराना है। तो अभी क्या है कि जैसे कि अब छोटे चीरे से ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, पहले बड़े चीरे लगाए जाते थे, अब छोटे चीरे आ गए हैं। अब क्या है कि जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इस तरह से भी हार्ट सर्जरी स्टार्ट हो गई है। तो वो जो चीरे का जो एक डर था कि छाती में सामने की तरफ चीरा लगेगा तो हम जीवन भर अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं होता है। दूसरा, दवाइयाँ हमारी इतने बढ़िया आ गई हैं कि जो रिजल्ट हम पहले हम लोग सोचते थे कि ये ऑपरेशन 20-25-30 साल तक चलेगा, जैसे बाईपास सर्जरी है, और वो 40-40 साल तक चल रही है। तो इसकी जो हमारे ऑपरेशन के बाद की जो मरीज की दिनचर्या है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। ऑपरेशन का डर भी खत्म हो गया, मोर्टेलिटी खत्म हो गई है। अब तो ये हो गया है कि ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद ही मरीज को छुट्टी कर दी जाती है। आज से 10 साल पहले ये संभव नहीं था। लोग डरते थे कि हमको 15 दिन 20 दिन तक बेड पर रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है। अब आप ऑपरेशन होता है, सुबह ऑपरेशन होता है, पेशेंट शाम को बैठ के चाय पी रहा होता है। तो ये चीजें इतनी अच्छी हो गई हैं कि अब हार्ट सर्जरी को लेकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सर, हार्ट सर्जरी के बारे में भी जानना चाहेंगे, जो बहुत कहते हैं बहुत महंगी है, कई इनमें भी कैटेगरीज हैं, कई जगह कई हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, कहीं कम पैसों में हो जाती है, इसको लेकर सर जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो ऐसा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अलग अलग तरह के रेट्स होते हैं, अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं, उनका अपना क्राइटेरिया होता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं
गवर्नमेंट सेक्टर्स, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर दिया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलीगढ़ में हो रहा है, मेरठ में सर्जरी हो रही है, आगरा में हार्ट सर्जरी होती है, कानपुर में, लखनऊ, बनारस, ये सब में हार्ट सर्जरी हो रही है। इसके बाद बहुत सारे नए सेंटर ऐसे गवर्नमेंट खुल गए हैं जहाँ पे हार्ट सर्जरी अभी 5-6 महीने बाद शुरू हो जाएगी। और यहाँ के अगर आप दाम जानेंगे तो बहुत ही सस्ते हैं। अगर आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने जाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बाईपास का ऑपरेशन कराने जाते हैं तो बाईपास सस्ता पड़ेगा आपको, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा पड़ेगा, बाईपास सस्ता हो गया है। ऊपर से जो हमारी सरकार है उसने बहुत सारे गरीब मरीजों के लिए इतनी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि हमारा गरीबी रेखा के नीचे वाले के लिए बीपीएल कट असाध्य रोग नियमावली, कोई पेशेंट जिसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, उसके पास जमीन नहीं है, काम नहीं है, तो वो कोई भी अपना एक गरीबी वाला कागज लाके लगा देता है तो सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। दूसरा, आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का कवर है, आयुष्मान से फ्री हो रही है। तीसरा, हॉस्पिटल्स को भी गवर्नमेंट ने इतना सुदृढ़ कर दिया है कि अगर हॉस्पिटल के जो हमारे इंचार्ज हैं, जैसे वो प्रिंसिपल हैं या डीन हैं या विभाग अध्यक्ष हैं या कंसल्टेंट हैं, हम लोग हैं, अगर हमको लगता है कि नहीं ये पेशेंट गरीब है बट इसके पास पेपर नहीं है तो भी हम उसको ऑपरेशन फ्री में कर सकते हैं। जी। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल जा सकते हैं, अपनी सर्जरी करा सकते हैं। अगर आपके पास आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है तो वो अलग बात है। साथ ही साथ सवाल ये कि सर्जरी के बाद जो आपकी दिनचर्या है उस पर कितना असर पड़ता है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, डेली रूटीन है सर? ऑपरेशन के लगभग 15 दिन से लेकर 1 महीने तक हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन होता है तो एक थोड़ा सा डर होता है कि इन्फेक्शन, अगर आप बाहर निकलेंगे तो हर जगह पॉल्यूशन है, तो हम बोलते हैं कि 15 दिन तक आप अपने घर में रहिए। उसके बाद 1 महीने तक आप अपने जो नियर बाई एरिया है उसमें आप टहल सकते हैं, जैसे आपके घर के पास वाला पार्क हो गया या घर की सड़क हो गई, उस पर टहल सकते हैं। और 1 महीने बाद आप वापस अपनी जो पुरानी दिनचर्या है उस पर आप लौट सकते हैं। आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस तरह के काम आप आराम से कर सकते हैं। अब दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके शुरुआत का जो 1 महीना है उसमें आपको थोड़ा सा हैवी वर्क या कोई दूसरी बीमारी आपको ना हो जाए उसको देखते हुए थोड़ा सा सावधानी दी जाती है। अदरवाइज दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर में रहेंगे तो निश्चित रूप से सारे काम करेंगे। आप एक जो मन में डर रहता है लोगों के, बहुत लोग तो यही पूछते हैं सर हम क्या घर का जीना चढ़ सकते हैं? सर आपने ये बात करी कि आप घर पे कुछ दिन रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद निकलिए। खान पान की अगर बात करें सर, डाइट की, तो अलग डाइट लेनी चाहिए शुरुआत में, या फिर उसको भी हम जैसी डाइट हमारी उसको ले सकते हैं? देखिए, हार्ट का क्या है ना, हार्ट का डाइट से सीधा संबंध है जी। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो कि हमारे हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, या हम बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं, या हम सिगरेट या तंबाकू या धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो ये चीजें तो निश्चित रूप से आपको ऐसे भी स्वस्थ रहने के लिए बंद करनी है, और हार्ट सर्जरी के बाद तो आपको बंद करना ही होगा। इसके अलावा बाकी आपके खान पान में आप फुल वेजिटेरियन डाइट लीजिए, आप एक सीमित मात्रा में नॉन वेजिटेरियन डाइट भी आप ले सकते हैं। तो खान पान में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है, और अगर किसी चीज में कुछ होता है कि आपको ये दवाई के साथ ये फूड रिएक्शन कर सकता है तो हम लोग बता देते हैं कि आपको बस ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो आपको नहीं खानी है, अदरवाइज आप अपना नॉर्मल खाना जो पहले खाते थे उसी पे कंटिन्यू कर जाइए। तो कह सकते हैं नॉनवेज जो डाइट है सर उसको हम कम करने की कोशिश करें? जी बिल्कुल जी। एक सवाल सर ये भी है कि जो महिलाएं होती हैं वीमेंस में, सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी जो है सर वो क्या सेफ है? हाँ बिल्कुल, इतनी यंग उम्र की महिलाओं में बाईपास सर्जरी की जो नंबर ऑफ केसेस हैं बहुत कम है। जो बेसिक जो डर जो बनता है वो जब हम लोग वाल्व का ऑपरेशन करवाते हैं, किसी पेशेंट का वाल्व खराब है तो वाल्व खराब होने के बाद हम लोग ऑपरेशन जब करते हैं तो उसमें एक ये रहता है कि अगर आप मेटालिक वाल्व आता है एक, जो कि किसी धातु का बना होता है, तो उस वाल्व के बाद कहा जाता है कि आपको जो है प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। ये चीज पहले होती क्या है कि वाल्व भी हमारे इतने बढ़िया अपग्रेड हो गए हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि उनको कोट कर दिया गया है, उनके ऊपर कार्बन कोटिंग कर दी है, तो उनके ऊपर खून का थक्का नहीं जमता है। तो बहुत सारी महिलाएं जो कि यंग एज में जिनको ऑपरेशन कराना पड़ता है या उनका वाल बदलने की नौबत आती है, तो वो अब उनमें प्रेगनेंसी वो आराम से अपना कंसीव करती हैं, दवाई चलती रहती है, कोई ज़्यादा डर नहीं होता है।
और उनकी प्रेगनेंसी जो है वो एक हेल्दी बेबी में कन्वर्ट हो रही है लगभग 99% पेशेंट्स में। इस पे कई पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। अब पहले वाली स्थिति नहीं है। दवाइयों और साइंस ने जो तरक्की की है, उसने एक बहुत बड़ा इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। पहले की स्थिति नहीं है, अब सेफ मान सकते हैं आप अपने आप को। सर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ सवालों के साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हेल्थ कॉन्फ्रेंस जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चले कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। हम बात करें कोरोना से बचाव की, साथ ही साथ इस कोरोना काल में अपने हार्ट को कैसे सुरक्षित रखें। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर वापस आपके पास आएंगे। नीरज जी, सवाल ये है कि अगर पहले की हम बात करें तो पहले ये होता था जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें हार्ट की समस्याएं ज़्यादा आती थी, लेकिन अब कुछ समय से ये देखा जा रहा है जो युवा है, युवा वर्ग बहुत सारा ऐसा है जिनको हार्ट की समस्याएं आ रही। उसके पीछे सर क्या कारण है? इसके पीछे सर जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा एटमॉस्फेयर और जो हमने अपनी जो दिनचर्या जो है, कारण ये है जो प्रकृति में बदलाव हुए हैं, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा एक डेली रूटीन लाइफ है, जो हमारा खान पान है, ये सबसे बड़ा कारण है। ये सब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। अभी क्या है कि खाने में मिलावट इतनी ज़्यादा है। आपके हरी सब्जी जो कि इसमें जो उर्वरक इस्तेमाल होते हैं, जो उसमें मिलावट की जाती है, जो उनके ऊपर कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं, खाना हमारा पोल्यूट हो चुका है, हमारी हवा पोल्यूट हो चुकी है। हमारा जो पीने का पानी है वो पहले हम लोग जो नल का पानी पीते थे या घड़े का पानी पीते थे, अब वो आरओ कन्वर्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं पानी में भी जो जरूरी चीज़ें होती थी, जो मिनरल्स होते थे, वो उस मात्रा में शरीर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे पहले पहुंचा करते थे। हमारा एटमॉस्फेयर इतना गंदा हो गया है कि हम लोग की रूटीन लाइफ ही पूरी बदल गई है। लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, अब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घूमना फिरना टहलना खत्म हो गया है। लोग अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो बैठ कर बिता रहे हैं। तो ये सब चीजें जो इन सब ने क्या किया कि पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। यंग एज का तो आलम इस तरह से है कि 18, 17 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, जो जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और ये नंबर्स कम नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नंबर हैं। आपको 2-3-4 महीने में हमारे पास कोई ना कोई ऐसा लड़का यंग आता है जिसकी उम्र 20-22-23 साल होती है, जिसका कि हमको बाईपास करना पड़ता है। ये 2-3 महीने में हर बार एक मरीज आ जाता है। और 30 के आसपास तो 30 साल की उम्र में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है। महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं।
तो ये एज जो बैरियर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अभी क्या है कि हम लोगों को ज़रूरत है कि हम अपने खान पान जो हमारा वातावरण है हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, नहीं तो ये बीमारी बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी के साथ यंग पॉपुलेशन में अगर फैल गई तो बहुत मुश्किल हो पाएगा अगली पीढ़ी के लिए कि वो अपने आप को बचाएगा कि पहले राष्ट्र निर्माण करेंगे। जी डॉक्टर नीरज, एक सवाल ये भी कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बहुत ज़्यादा होना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका बढ़ना भी हार्ट की बीमारी के लिए एक बड़ा कारण है। जी सर, उसको लेके जानना चाहिए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए। ऐसी कौन सी खान पान अपनी डाइट में शामिल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा ना बढ़े। जी बिल्कुल। होता क्या है कि हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं ना, जागरूकता की कमी की वजह से समझ लीजिए, या जो हमारा मध्यम वर्ग है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वैसा होता है, तो जो हम लोग को ऑयल जो यूज हम लोग करना चाहिए, हमारा जो सरसों का तेल है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल होता है। अगर हमको शुद्ध सरसों का तेल मिल जा रहा है खाने के लिए तो उससे अच्छा ऑयल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं अवेलेबल नहीं है, और सबसे सस्ते दाम में 100 रुपए की लीटर, 110 रुपए लीटर के हिसाब से मिल जाता है। अगर हम रिफाइंड की जगह हम शुद्ध सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो शरीर में जो फैट पहुंच रहा है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में एक अच्छा फैट पहुंचेगा। जितना भी हमारा रिफाइंड ऑयल है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी उसका हो, रिफाइंड ऑयल होने की वजह से उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। इवन उसमें कुछ कार्सिनोजन भी पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में कैंसर कर सकते हैं। तो हम लोग को अगर आपका ऑयल, जो सबसे पहली चीज जो कोलेस्ट्रॉल है, हम सब जानते हैं कि ऑयल से आता है, तो पहली चीज तो हम लोग जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। हम लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग अगर शुद्ध देसी घी मिल जाता है वो बहुत अच्छा रहता है, या फिर ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत अच्छा रहता है। पहली चीज ये है। दूसरा, हम लोग अगर लगातार नियंत्रण अंतराल पर व्यायाम करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, हमारे शरीर से हम अपना व्यायाम करके पसीना बहाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो कंजप्शन बढ़ जाएगा, वो बॉडी में इकट्ठा नहीं होने पाएगा, और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो खून के धमनियों में रुकावट आ जाती है वो नहीं होगी। तो ये दो मेन चीजें हैं कि हम अपना डाइट अच्छा रखें। हम लोग जो नॉन वेज में जो रेड मीट होता है, जैसे कि जो लोग मटन खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई मात्रा में होता है, तो मटन की जगह अगर हम फिश या चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम पहुंचेगा। तो एक अच्छा ऑयल, एक सधी हुई डाइट और अच्छा एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। सर, एक सवाल ये भी कि अगर आप नींद पूरी ना होना भी एक बड़ा कारण है, या फिर आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल लेट नाइट सोते हैं और सुबह भी देर तक उठते हैं सर। ज़्यादा नींद लेना और कम नींद लेना सर, ये दोनों बड़े बड़े कारण हैं सर। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर आप जो है समय से, जब हम सोते हैं, साइंटिफिकली अगर हम बात करेंगे, जब हम सोते हैं हम समय से सोते हैं, हमारी एक साइकिल होती है जिसको सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। उसमें हर आवर्स में जैसे एक फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में सब सिस्टम बना होता है कि फैक्ट्री 8 बजे ओपन होगी तो 10 बजे ये होगा, 12 बजे लंच होगा, 4 बजे टी टाइम होगा। ऐसे ही हमारा बॉडी का सर्कैडियन रिदम होता है। उसमें लगता है कि अगर हम 9 बजे सोते हैं तो हमारे शरीर में ये हार्मोन्स निकलेंगे, 12 बजे ये वाले हार्मोन्स आएंगे, 4 बजे वो वाले हार्मोन्स आएंगे। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। जब हम उस साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो हार्मोन्स अपने समय पर नहीं निकलते हैं, और अगर निकलते हैं तो वो किसी गलत काम में यूज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, हमारे हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं। अगर हम नींद पूरी नहीं करते हैं या समय पर पूरी नहीं करते हैं, जैसे कि जल्दी सोना है, अगर हम 9-10 बजे नहीं सो रहे हैं, हम लोग 2-3 बजे तक जग रहे हैं और सुबह देर तक उठ रहे हैं, तो इससे पूरा सर्कैडियन रिदम जो है हमारा चेंज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जितने भी जो केमिकल्स बोलेंगे इनको हम, जितने भी केमिकल्स हमारे बॉडी में निकल रहे हैं, ये अच्छे केमिकल्स की जगह बैड केमिकल्स हो जाएंगे और पूरे शरीर में जो है ये एक निगेटिव असर डालते हैं। और वही निगेटिव असर हमारे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बॉडी वेट अच्छा ना होना और जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। जी, तो कुल मिलाकर लेट नाइट सोना भी एक बड़ा कारण है और ज़्यादा नींद लेना भी बड़ा कारण है, और जो एवरेज नींद है वो आपको लेनी है और जल्दी आपको सो जाना और जल्दी उठना है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सर, आपने अपना समय दिया और बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो आप हेल्थ कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां आज हमने बात करी हार्ट की समस्याओं को लेकर,
कि अगर आपकी हार्ट की समस्या है तो अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, समय रहते उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।